तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सिमिलैरिटी की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलैरिटी का लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सॉल्व। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आज का ये लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है यहाँ पर, और देखो इसके अंदर क्या लिखा है। इसके अंदर लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो। जो फिगर है वो यहाँ पर है। पहले फिगर की बात करी जा रही है तो पहला फिगर यहाँ पर है। ठीक है, जैसा ये फिगर है वैसा ही हमको भी बनाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग क्या करोगे कि पहले इस फिगर को समझना है तो ड्रॉ भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ये वाला फिगर ड्रॉ। इसके अंदर यहाँ पर है ACD और ये है B, ये है पॉइंट P। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है रीड करना कि AP इज इक्वल टू 2PB ये गिवन है, CP इज इक्वल टू 2PD गिवन है। ठीक, देन पहला और दूसरा क्वेश्चन देखो, इस A पार्ट के अंदर दो क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो और AC पैरेलल है BD के, ये प्रूफ करके लाओ। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि AC इज इक्वल टू 4.5 है, देन हमको लेंथ बतानी है BD की क्या होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन है AP इज इक्वल टू 2PB गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है क्या, गिवन है AP इज इक्वल टू 2PB। ठीक है, एंड CP इज इक्वल टू 2PD ये गिवन है। ठीक, और ट्रायंगल ACP प्रूफ करके लाना है, वो तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रूफ करके लाना क्या है वो आपको बता देते हैं। तो ट्रायंगल ACP को सिमिलर लेकर के आना है BDP के, हमको ये प्रूफ करके लाना है और ये गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है और AC BD के पैरेलल है, AC इज़ पैरेलल टू BD, ये भी हमको एक प्रूफ करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के A पार्ट में। ठीक है, तो देखो जब इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो कैसे करोगे। सॉल्यूशन के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख देना है। इसके अंदर आपको ट्रायंगल दो दिख रहे होंगे, APC और BDP दिख रहा है, ACP और BDP दिख रहा है, BDP दिख रहा है ना, दो ट्रायंगल। तो देखो इनका ये वाला एंगल तो इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप लोग को भी दिख रहा होगा, है ना। तो ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट, इस वजह से इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि AP इज इक्वल टू 2PB है क्योंकि ये गिवन है ना। तो इससे हमको मिलेगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2। ठीक, एंड CP इज इक्वल टू 2PD है, ये भी क्या है, ये भी हमको ऊपर गिवन है, इस वजह से हमने यहाँ पर नोट किया है। और इससे हमको क्या मिलेगा, CP अपॉन PD को इसके नीचे भेज दो, इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, ये आ गया। सो इसका मतलब क्या है, AP अपॉन PB और CP अपॉन PD दोनों का ही रेशियो क्या है, 2 के इक्वल है ना। इसका मतलब है दो साइड्स के रेशियो हमको इक्वल मिल गए। पहला तो हमारा यहाँ काम हो गया, एक एंगल और मिल जाए तो ऐसे प्रॉपर्टी से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल पाएंगे। ठीक है, ये मिल गया। एंड इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखोगे आप तो APC जो है वो BPD के इक्वल है क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे ट्रायंगल कौन सा, APC इज इक्वल टू द एंगल BPD के। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ऐसा लिख करके दिखा देना। ठीक, तो अब हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल हमारा ACP, कौन कौन से ट्रायंगल ACP ये किसके, BDP के सिमिलर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें दो साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल है, दोनों का रेशियो क्या है, 2 है, और एक एंगल इक्वल है। तो SAS प्रॉपर्टी से दोनों क्या होगा, सिमिलर हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ अब हम लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू द ट्रायंगल BDP। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि एंगल PP के इक्वल है। ठीक है, और जो AC और BD इनका रेशियो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, देखो ये तो इसके हो गए वो। ठीक, जो ट्रायंगल्स के नाम होते हैं वो एंगल्स पर लिखे होते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे।
ठीक है, हमसे कहा गया था ना इन दोनों को सिमिलर लेके आओ, तो हमने सिमिलर तो प्रूफ कर दिया। किसके थ्रू प्रूफ किया? बाय SAS रूल ऑफ, या लिख देना बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ऐसे तो आप लिख दोगे, तो इससे ही आपका प्रूव हो गया। लेकिन अभी हमको प्रूफ क्या करना है? AC जो है वो BD के पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल जो है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? इसका जो एंगल C है वो D के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसका जो एंगल C है वो D के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है वो, है ना। इस वजह से क्या हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ACP ये इक्वल हो जाएगा एंगल BDP के। किसके? BDP के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इस वजह से ये इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और अगर आप देखोगे एंड बोथ आर, और ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, वो जो दो एंगल हैं वो आपको एक Z टाइप का फॉर्म करते हुए दिख रहे होंगे। Z बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? देखो Z बना रहा है। ठीक है, और Z टाइप की फॉर्मेशन किस में होती है? अल्टरनेट एंगल्स में। तो यहाँ लिखोगे एंड बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। जब आप ये लिख दोगे कि बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, इसका मतलब है अल्टरनेट एंगल्स हमेशा किसके बीच में होते हैं? दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक तीसरी लाइन कट कर रही है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। इस वजह से क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि AC जो है वो BD के पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे सो AC इज़ पैरेलल टू BD। ठीक है, देखो इसका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, कहीं पे भी डाउट ना रहे। क्या हमें पता था कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया? क्यों? क्योंकि ये प्रूफ करके लाना था। कैसे प्रूफ किया हमने? दो साइड्स का रेशियो, इसकी दो साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए और एक एंगल इक्वल हो गया। तो बाय SAS प्रॉपर्टी हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। क्योंकि ट्रायंगल ACP BDP के इक्वल है, तो इसका जो एंगल ACP BDP एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वो इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यही एंगल क्या होगा? इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ACP BDP के इक्वल हो गया। और हम देख रहे हैं कि ACP और जो BDP है वो क्या है? वो अल्टरनेट एंगल्स भी है। क्यों? क्योंकि ये लाइन और इस लाइन को काटने वाली एक ये तीसरी लाइन है, दिख रही है। और आपने ट्रांसवर्सल के बारे में सुना होगा क्लास 9th के अंदर कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन कट कर रही है तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और अल्टरनेट है तो ये वाली जो लाइन्स है दोनों, ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, तो वही हमने यहाँ बताया कि ये दोनों एंगल्स क्या है? अल्टरनेट एंगल है। इस वजह से AC जो है वो BD के पैरेलल है, और यहाँ पर प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पे भी लिखोगे कि ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे भी लिखोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, दो चीज़ें हमने प्रूफ कर दी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के A पार्ट में ये पहला क्वेश्चन था। इसी का सेकंड जो है वो क्या है? उसमें कह रहा है कि यहाँ पर देखो, इसी का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर क्या लिखा है यहाँ पर? इफ़ AC इज इक्वल टू 4.5 कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BD। AC का वैल्यू दिया है। अगर AC की लेंथ कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर है। देन BD की लेंथ बतानी है। AC और BD में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो यहाँ पर क्या है, AC और BD है ना। इन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखो 4। क्योंकि ACP जो है वो ट्रायंगल BDP के सिमिलर है। इस वजह से तो इसका जो साइड्स का रेशियो है यानी कि AC/BD इक्वल होगा CP/DP, या फिर जो भी लिख दो आप, PC/ जो भी लिख दो, है ना। तो CP/PD लिख दो और AP/BP ऐसे लिख दो। AP/BP लिख दो या PB लिख दो। ठीक है, ये तीनों साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। क्योंकि दो साइड्स का रेशियो जो है वो 2 था, तो ये भी तो 2 के ही इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। और हमको पूछा क्या गया? AC और BD के बारे में पूछ रहा है। ये सॉरी, ये BD था, यहाँ पे BD नहीं लिख पाया। AC/BD है ना। तो AC/BD, CP/PD, CP/PD और फिर AP/BP। ये आप समझ पाए? ये तो हमने आपको पहले भी बहुत सारा बताया है। क्योंकि दो साइड्स का रेशियो इक्वल था 2 के, तो बाकी जो बची साइड है उसका भी रेशियो 2 के ही इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया।
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 2 ले लेंगे यहाँ से। देखो सही यहीं पर देख लो, है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे ए सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 2। ये हमने ले लिया यहाँ से। ए सी का वैल्यू है 4.5 इज इक्वल टू 2। बी डी इधर चला जाएगा तो ये बी डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, इसको कट कर दो। तो ये सॉरी बी डी है ये, ठीक है, ये है बी डी, ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ से जो बी डी का वैल्यू मिलेगा, 2 से जब 4.5 कट करोगे तो 2 2 ज़ा 4 5, तो 2.25, यानी कि बी डी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2.25 सेंटीमीटर। यही आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि ताकि अगले पेज में क्वेश्चन ना जाए, इसी में सॉल्व हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड पे, 10 के ए पार्ट का फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। कुछ इस तरीके से था, थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा सा लेंदी हो ही जाता है ना। अब बात करते हैं इसी के बी पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, उसके अंदर कहा गया है इन द गिवन फिगर, इसमें देखो ये वाला फिगर आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या कर रहा है, एंगल ए डी ई, ये वाला जो एंगल है एंगल ए सी बी इस वाले के इक्वल है। प्रूफ इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, इसको भी सॉल्व करना है, इसकी भी 2 ही पार्ट है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले तो इसका फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, ताकि बुक में ना कुछ हो, इसलिए ए बी सी और ये है डी और ये है ई पार्ट, है ना। इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल है, ये चीज़ गिवन है। प्रूफ करना है ए बी सी जो है वो ए ई डी के, ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल जो है छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये प्रूफ करना है पहला। और दूसरा में क्या है, लेंथ दे रखी है हमको, लेंथ के इक्वल। अगर सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो लेंथ वाला तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखो, इसका ये वाला एंगल इसके वाले एंगल के इक्वल है और ऊपर गिवन है, तो यहाँ लिखोगे गिवन है। सोल्यूशन हम कर रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है। गिवन क्या है, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू द एंगल ए सी बी, ये गिवन है इसलिए हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। सेकंड, इस वाले ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है बड़े वाले ट्रायंगल के ये वाले एंगल के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, ये जो एंगल ए है इसमें कॉमन है। तो डी ए ई लिख दो या फिर ई ए डी लिख दो, बात वही है। तो ई ए डी इसके सी ए बी के इक्वल है, या फिर ऐसे लिख सकते हो डी ए ई बी ए सी के इक्वल है। तो यहाँ लिख दोगे कि एंगल डी ए ई इज इक्वल टू द एंगल बी ए सी के है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल्स है, ठीक है। क्या है, कॉमन एंगल है। अगर किसी भी 2 ट्रायंगल के 2 एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो दोनों ट्रायंगल डबल ए सिमिलरिटी के रूल के थ्रू इक्वल सिमिलर हो गए। तो यहाँ पर कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए, इसका एंगल डी इसके सी के इक्वल था और इसका ए के इक्वल था। तो ट्रायंगल के नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं, इसका ए और इसका ए, तो यानी कि शुरुआत ए से होगी, इसका डी और इसका सी, इसका डी और इसका सी, इसमें ए और डी के अलावा बच रहा है ई, तो यहाँ लिख दोगे ए डी ई, इसका ए और सी के अलावा बच रहा है बी, तो ए सी बी। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग लिख सकते हैं सिमिलर, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए सी बी बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सिमिलर बता सकते हैं। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके क्या होंगे, इनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, एंड यहाँ लिखोगे ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी इक्वल होगा डी ई अपॉन सी बी के, या फिर बी सी लिख दो, डी ई अपॉन सी बी या फिर बी सी, है ना, बात सेम है। इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी, तो ए ई अपॉन ए बी इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब ये हमने लिख लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्यों, क्योंकि इसका हमको काम अभी आगे इसके सेकंड वाले पार्ट में है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि अगर ए ई का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो, देखो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड, यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड, क्यों, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आओगे तो ए ई का वैल्यू क्या है, 3 है, ए ई का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, बी डी का वैल्यू 1 है, बी डी का वैल्यू 1 है, ए बी का वैल्यू 6 है, तो ए सी बताना है, ए बी का वैल्यू 6 है तो ए सी बताना है, ठीक है। ये अब ये बताओ, ये चारों साइडें कहाँ देखने को मिल रही हैं, ए ई और ए बी यानी कि ये वाला, और बी डी और ए सी, बी डी और ए सी का कुछ है, बी डी और ए सी का तो कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ए बी ये है पूरा, ठीक है, और हमको इसके अंदर बी डी मिला है, ए सी ये पूरा है
और इसके अंदर हमको ये मिल रहा है क्या, ये ए ई मिल रहा है ना, और हमको ए ई ही गिवन है, पूछ हमसे ए सी की पूरी वैल्यू है ना। तो यहाँ पर हम ए बी इज इक्वल लिखेंगे ए डी प्लस बी डी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, ये लिखोगे, ए बी का वैल्यू 6 है, यहाँ लिख दोगे 6 इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, ठीक है, और बी डी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से ए डी प्लस 1 यानी कि क्या आ जाएगा, ए डी का वैल्यू 1 को इधर ले आओगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। ए डी का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 5 मिल गया, ठीक है, ए डी का वैल्यू 5 मिल गया। अब क्या करोगे, अब हम ए डी का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमको ए डी मिलेगा, है ना, और ए सी हमको चाहिए, इन दोनों का वैल्यू पता ही है। अब यहाँ पर क्या करोगे, सॉल्व करोगे, नाउ ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी। हम इसको यूज़ करेंगे कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने लिख लिया, हमने इस वाले को इस वाले से निकाल करके यहाँ पर ए डी का वैल्यू फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डॉट से आप दिखा सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ये जो आपने निकाला है यहाँ से, ये आप 3 डॉट से दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने ये निकाला, उसके बाद हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पर पुट करी। ए डी का वैल्यू है 5, ए सी का नहीं पता, ए ई का वैल्यू है 3 और ए बी का वैल्यू है 6, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करा, ए सी को इधर भेज दो, ए सी इज इक्वल टू 10 हो गया, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, और ये 10 वाले का सेकंड पार्ट है, ठीक है, 10 के सेकंड पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन जो कि अभी हमने आपको बताया है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, ठीक है। तो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है इनको समझाने की वजह से, लेकिन ये है कि समझते चलो, भले क्वेश्चन कम हो लेकिन आपको आने चाहिए, समझ में आने चाहिए, है ना। तो इसका जो सी पार्ट है वो तो मेरे ख्याल से छोटा रहेगा ये। इसमें क्या है, इसमें भी एक एंगल इक्वल है, गिवन है, और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके लाना, और यही से मैं वही एक हमको लेंथ के लिए इक्वल मतलब एक लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, तो ये देखो ये ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल इसके वाले एंगल के इक्वल है, ये है पी एस आर और क्यू, ठीक है। जो चीज़ गिवन है उसको लिख दो, ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के तरीके सिमिलर है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं। पी क्यू आर इज़ पी आर एस, पी क्यू आर इज़ इक्वल टू द पी आर एस, ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल था इस वाले के इक्वल है, जो कि हमने लिख दिया, गिवन था। अब बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर और छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल ये वाला जो है कॉमन है कि नहीं है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं एस पी आर या फिर आर पी एस, कुछ भी लिख दो। आर पी एस इज इक्वल टू द आर पी क्यू के है, आर पी क्यू के है, ये एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है, इस वजह से। तो यहाँ पर लिख दोगे कॉमन एंगल है, इस वजह से ये क्या इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों का P इक्वल है, तो स्टार्टिंग P से कर दो, ठीक है, ट्रायंगल P और ये भी P। और बाकी दूसरा एंगल कौन सा था, इसका R इसका Q। तो हम पहले बड़े वाले ट्रायंगल को लिख रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पर पहले का P हो गया, फिर इसके बाद Q आएगा, तो यहाँ पर R आ जाएगा, P Q के बाद क्या बच रहा है R, और इसमें क्या है P R के बाद क्या बच रहा है S, ये आ गया। इस तरीके से नाम लिख दिया हमने सिमिलर ट्रायंगल का। तो जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो किसके इक्वल हो गया, पी क्यू आर है पी आर एस के सिमिलर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, लेकिन इसके बगल में एक लाइन लिखनी है, बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, ये लिखोगे, ये लिखना ज़रूरी है। इस वजह से हमने इसको क्या किया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। लेकिन अभी एक चीज़ और है, अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल होगा क्यू आर अपॉन आर एस के, क्यू आर अपॉन आर एस के, और पी आर अपॉन पी एस के, पी आर अपॉन पी एस के इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट लेट करो। अब इसी के अंदर कह रहा है पी आर और पी एस का वैल्यू गिवन है, तो पी क्यू बताओ, ठीक है। पी आर का वैल्यू 8 है, पी एस का वैल्यू 4 है, देन पी क्यू का वैल्यू बताओ, पी क्यू का वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे, देखो इसको और इसको ले लो, अगर दोनों को इक्वल में, है ना, इसी के अंदर है ये चीज़ें, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, पी क्यू अपॉन पी आर
इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी एस है। पी क्यू फाइंड करना है ना, तो पी क्यू ये पी आर, ये भी पी आर का पी आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी आर स्क्वायर अपॉन पी एस हो जाएगा। पी आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 कर दो। पी एस का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पी क्यू का वैल्यू, ये हमारे पास का थर्ड क्वेश्चन था, है ना। ये हमारे पास आ गया। ये था सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सी पार्ट था वो था। इस तरीके से था, हमने आपको समझाया किस तरीके से हुआ है, हर एक चीज़ बताई है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है तो टाइम नहीं वेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, आपको सामने ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करो। लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर की बात हो रही है। ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी कि इसके दो साइड इक्वल है। एक ऐसा ट्रायंगल है ये, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोग जानते ही हो, ये वाली साइड इसके साइड के इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दैट सी बात है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे तो होता है। P इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी पर एक पॉइंट P इस तरीके से है कि सच दैट पी एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, जो पी एम है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है और पी एन परपेंडिकुलर ए सी पर है। पी एन जो है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है। प्रूफ दैट, ये प्रूफ करके लाना है बस, ठीक है। देखो कैसे होगा, क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसका जो फिगर है वो आपको समझाना पड़ेगा। ये है एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। पी एक पॉइंट है जिससे एक परपेंडिकुलर इस वाली साइड पर और एक परपेंडिकुलर इस वाली साइड पर डाला गया है। यहाँ पर ये हो गया पी एम और ये हो गया पी एन, ठीक है। ए बी पर परपेंडिकुलर है पी एम और ए सी पर परपेंडिकुलर है पी एन, ठीक है, इस तरीके से है। देन हमको बस एक हिंट दी गई है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है, ये बताया गया है। यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। अगर एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इस वाली साइड के एक करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, सो ए बी सी जो एंगल ए बी सी है वो एंगल ए सी बी के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। लेकिन हमको इन दोनों एंगल को इक्वल करके बड़े वाले एंगल नहीं, हमको इस छोटे वाले ट्रायंगल के एंगल ले, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हमको इससे बेनिफिट मिलेगा, है ना। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो हमको ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल की बात करनी है, प्रूफ करके लाना है। बी एम और एन पी, यहाँ पर लिख दो बी एम, सॉरी यहाँ पर लिखा है पी एम, हाँ ये बी एम हो गया, बी एम ये एम है, बी एम इंटू एन पी इज इक्वल टू सी एन इंटू एम पी, ये लाना है ना। देखो बी एम और एन पी जो है आपको छोटे ट्रायंगल में मिलेगा, बड़े ट्रायंगल की ए की तो बात ही नहीं हुई है, तो ए हमको चाहिए नहीं। बस हमको ये बताया गया था ये वाली साइड इसके इक्वल है ताकि हम ये पता कर सकें कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अभी हमने इसको कंसीडर किया था ए बी पी, अब हम इसको कंसीडर करेंगे एम बी पी या फिर पी बी एम, ऐसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल पी एम बी एंड ट्रायंगल पी एन सी, इन दोनों ट्रायंगल में बात करें तो ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों 90 है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो 90 हुए। तो पी एम बी जो एंगल पी एम बी है वो एंगल पी एन सी के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे हर एक एंगल 90 है, ईच 90 डिग्री, ठीक, इस वजह से इक्वल हुआ। और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इस वजह से। तो यहाँ लिखोगे पी बी एम, ये वाला एंगल जो है वो पी सी एन के इक्वल है, पी सी एन के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ऐसा गिवन है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर है तो ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे, ट्रायंगल का नाम लिखोगे पी एम बी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी एन सी। इसका एंगल एम इसके एन के इक्वल था, बी इसके सी के इक्वल था, इस वजह से हमने दोनों के एंगल्स के साथ में ही लिखा है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो यहाँ पर ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए। किस वजह से सिमिलर हुए, तो यहाँ लिखोगे बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, इस वजह से सिमिलर हुए।
और अब बस एक काम है क्या, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल कर दो। साइड्स का रेशियो इक्वल करोगे तो ये आपको उसी से मिलने वाला है ना। तो जब ये सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो यानी कि पी एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम बी अपॉन एन सी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी सी, है ना, के इक्वल हो जाएगा। पी बी पी सी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि इसको छोड़ दो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो पी एम अपॉन पी एन, ठीक है, इज इक्वल टू एम बी को बी एम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और एन सी को सी एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो लाना क्या है, बी एम इंटू एन पी, ये एन पी दिख रहा है और ये बी एम दिख रहा है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। सी एन का मल्टीप्लाई करा दो इसमें एम पी में, तो एम पी इंटू सी एन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, बी एम इंटू क्या है, ये पी एन है, चाहे एन पी लिख दो, बात कोई नहीं, वही सही है, ठीक है। तो एन पी हो गया। बस क्या है कि यहाँ पर ये वाला पार्ट इधर है, हम लोगों ने वाले पार्ट को इधर ला दिया, तो इसको सही करके लिख दो, इसको इधर करके लिख दो, इसको उधर करके लिख दो। तो बी एम इंटू एन पी इज इक्वल टू एम पी इंटू सी एन, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पर साइड्स को आगे पीछे लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसा प्रूवमेंट लाना ना वैसा ही लिखोगे तो ज़्यादा सही इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है कि आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ना। तो हमने क्या किया था, इन दोनों को इक्वल करके ये सॉल्व कर दिया, बस हमको इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। हमारा वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, है ना। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। केवल हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है, फिर इनके साइड्स का रेशियो लिखा है, और साइड्स के रेशियो में इसकी ज़रूरत नहीं थी तो हमने इन दोनों को इक्वल करा, सॉल्व किया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। 11 के बाद आते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज़ द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। देखो बहुत ईजी है, कैसे, कोई दो सिमिलर ट्राइंगल लेने हैं, बताना है कि उनकी साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, तो हमको ये प्रूव करना है कि क्या उनकी साइड्स का रेशियो उसके पैरामीटर के रेशियो के इक्वल होता है। ये हम कर भी चुके हैं अभी, ठीक है, लेकिन हम इसको बताने वाले हैं कि प्रूफ कैसे होगा। हम लेट करते हैं कि कोई दो ट्राइंगल, कौन कौन से, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। वैसे फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, ए बी सी और पी क्यू और आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करोगे, यहाँ लिखोगे लेट द ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंड जो रेशियो होगा हमें वो रेशियो लेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लेट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज क्या होगा, इज इक्वल 1:k, ठीक है। हमेशा हम क्या करेंगे, कभी भी रेशियो का लेट करना होगा तो 1:k का रेशियो लेट करेंगे, ठीक है, 1:k ये लेट करेंगे, और हम प्रूफ करके लाएंगे कि इसकी साइड्स का जो रेशियो है वो इसके पैरामीटर्स के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। सो अब सोल्यूशन करोगे तो लिखोगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, एंड इसकी जो साइड्स का रेशियो है यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और ए सी अपॉन पी आर के भी इक्वल होगा, ए सी अपॉन पी आर के भी इक्वल होगा, और ये रेशियो क्या है, ये रेशियो है 1:k के इक्वल, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हर एक को इक्वल करना पड़ेगा 1/k के, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1:k हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल 1/k, और बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल 1/k हो जाएगा, और ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/k हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने इसका रेशियो 1/k लेट किया है, तो हमको इसके पैरामीटर का रेशियो भी 1/k लाना है, ठीक है, ये करना। अगर ये ले आए तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है।
तो अब इससे क्या करेंगे, इससे हमको क्या मिलेगा कि ए बी का वैल्यू मिलेगा पी क्यू के टर्म में, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू के ए बी हो जाएगा, पी क्यू इधर और के इधर आ जाएगा, तो पी क्यू इज इक्वल मिलेगा के इंटू ए बी, ये ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्यू आर इधर गया और के इधर आ जाएगा, तो क्यू आर इज इक्वल टू के बी सी, के इंटू बी सी, ये मिला इधर से, और इधर पे पी आर का वैल्यू के इंटू ए सी मिलेगा, पी आर इज इक्वल टू के इंटू ए सी, ये मिलेगा, ठीक है, ये आ गया। अब नाउ रेशियो ऑफ दियर, अब हम यहाँ पर रेशियो लिखेंगे किसका, पैरीमीटर्स का, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे किसका रेशियो, ट्रायंगल, यहाँ लिखोगे पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका रेशियो निकाल लें, यानी कि अपॉन में है। तो ट्रायंगल ए बी सी का पैरीमीटर कैसे निकालोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करके तीनों साइड्स का सम करोगे। इसका कैसे निकालोगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ऐसे करके, है ना। अब यहाँ से क्या करोगे, पी क्यू क्यू आर और पी आर के वैल्यू ये हमको गिवन है, यहाँ पर रख दो। जब यहाँ रखोगे तो ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, नीचे क्या है, पी क्यू का वैल्यू क्या है, के ए बी है, इसमें क्यू आर का वैल्यू के बी सी है, तो के कॉमन कर लिया प्लस बी सी लिख दिया, और पी आर का जो वैल्यू है के ए सी है, तो के कॉमन कर लिया, ए सी लिख दिया, ठीक है। तो देखो के बाहर हो गया तीनों में से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/k, यानी कि हमने इनकी साइड्स का रेशियो 1 कैलकुलेट किया था और हम उसको इक्वल ले आए हैं, इनके पैरामीटर्स के रेशियो के इक्वल ले आए, वो भी क्या है 1:k आया। सो वी कैन से दैट, या लिखेंगे वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ the corresponding side of similar triangle is equal to the ratio of their पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स ऐसे आप पूरा लिख दोगे, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना लिख दोगे, हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पर सो की जगह पे लिख सकते हो हैंस, ठीक है। हैंस वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर्स, ठीक है, ऐसा लिखोगे, आपका ये पूरा प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास इस तरीके से है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, मेरा मन था 15 तक करवा देते हैं, लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, है ना। 13 के अंदर क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये एक ए बी सी डी है, ट्रेपेजियम है। ए बी और जो डी सी है ये क्या है, पैरेलल है। द डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर, तो प्रूफ करना है ये ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी कहलाना है, ठीक है। और बाद में कह रहा है कि इनके वैल्यूज़ दे रखे हैं, तो एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। चलो ठीक है, करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, जिसकी ये वाली साइड जो है वो क्या है, पैरेलल है, यानी कि ए बी और ये है सी और ये है डी। ट्रायंगल ए सी और बी डी ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पर। देन हमको प्रूफ करके लाना है कि क्या ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ये प्रूफ करके लाना है। अगर आप ये देखोगे कि ए ओ और ओ सी, बी ओ और ओ डी, ये दोनों साइड किस में आ रहे, ट्रायंगल ए ओ बी और डी ओ सी, इन दोनों के लिए चाहिए हमको ये, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और क्योंकि ये ए बी और डी सी पैरेलल है, इस वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर जेड बन रहा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्योंकि ए बी इस पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल हमको किसके दिया गया, डी सी के, ये डी सी दिख रहा है, डी सी के पैरेलल है। सो एंगल ए बी ओ, ठीक है, पूरे यहाँ तक लिखोगे सिर्फ, एंगल ए बी ओ इज़ इक्वल टू द एंगल सी डी ओ के है, किसके है,
CDO के। क्यों? यहाँ लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है ये? अल्टरनेट एंगल लिख दो, अल्टरनेट एंगल से लिख दो, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दो, बात सेम है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो AOB एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के। किसके? COD के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये वाला वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल कौन कौन से? इसका एंगल B इसके D के इक्वल है और OO के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? AOB COD ऐसे लिख लो, है ना। तो एंगल A मतलब ट्रायंगल AOB जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके? COD के, है ना। COD के। हमेशा हमको ये रखना है सामने कि एंगल OO के इक्वल है और BD के इक्वल है, इस वजह से हमने इस तरीके से नाम इसके लिखे हैं, ठीक है। तो AOC सिमिलर है COD के बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो हेंस आप क्या करेंगे? इनके साइड्स का रेशो भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि AO अपॉन CO, AO अपॉन CO लिख दो या फिर OC लिख दो, इज इक्वल टू द OB, ठीक है, अपॉन OD और AB अपॉन CD के हो जाएगा, AB अपॉन CD के हो जाएगा। हमको प्रूफ करके लाना था ये, यानी कि हमको लास्ट वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD लिख देंगे, ठीक है। ऐसा लिख करके सीधे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये पूरा लिख दोगे, हेंस प्रूव हो गया। तो ये हमारा तो हो गया सॉल्व। इसके बाद एक चीज़ और कही गई है कि कह रहा है कि OA, OB, OC और OD की वैल्यू दे रखा है, x का वैल्यू बताना है। तो OA का वैल्यू क्या है? OA का वैल्यू है यहाँ पर 3x माइनस 19, 3x माइनस 19 और OA, फिर OB का वैल्यू क्या है? OB का है x माइनस 4, x माइनस 4 है। OA, OB और OC का वैल्यू x माइनस 3 है, x माइनस 3, ये OC था। और OD का वैल्यू है 4, तो बताना हमको x का वैल्यू बताना है, ठीक है। इसी रिलेशन का यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि AO अपॉन OC इज़ इक्वल टू द BO अपॉन OD है। इस वजह से हम यहाँ पे AO की जगह क्या लिखेंगे? ये 3x माइनस 19 अपॉन में OC का वैल्यू क्या है? x माइनस 3, ये इज़ इक्वल टू OB का वैल्यू है x माइनस 4 अपॉन OD का वैल्यू क्या है? 4 है ये। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो। 4 का मल्टीप्लाई में कराओगे तो 4 3 12x माइनस 19 में 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 19 2 38 2 76, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल, यहाँ पर आओ x माइनस 4 और x माइनस 3, ये आ गया। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लो तो 12x माइनस 76 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, यानी कि माइनस का 7x प्लस 12, ये हुआ। इन सभी को उधर ले जाओ तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस 7x है, 12 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऐड करोगे माइनस का 19x हो जाएगा, 76 उधर जाएगा प्लस का, और 12 और 76 और 12 ऐड करो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस का 88 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके फैक्टराइज कर लो। जब फैक्टर करोगे तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई कराने पर क्या आना चाहिए? 88, यानी कि 8 और 11, और इन दोनों को ऐड करने पर माइनस 19, यानी कि ये माइनस माइनस के होंगे। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो हमारे जो रेशियो आएंगे वो प्लस के 8 और 11 आएगा। क्या आएगा रेशियो आएगा प्लस का 8 और 11, यानी कि x इज इक्वल टू 8 और 11, ये हमारे आ जाएंगे आंसर। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो। ये फैक्टराइज करना आपको आता है, हमने अपने तरीके से किया, आप लोग अपने तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फैक्टराइज यहाँ से करोगे तो x का वैल्यू आएगा 8 और 11, ये हमारा आंसर है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। तो हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, लेक्चर को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए। भाई देखो 30 मिनट क्रॉस कर चुका है लेक्चर, ठीक है, तो ज़्यादा लेंदी ना करते हुए हम इसको यहीं पर रोक देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, हमने आज के लेक्चर में क्या किया? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व किया है।
मेरा मन था कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी सॉल्व करा दे, बट लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बच्चे नहीं देखते हैं लेंदी ज़्यादा लेक्चर, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि 14, 15, 16 और इसके बाद 16 के अंदर 2 पार्ट हैं, 14, 15 तो सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे 16, 17 के अंदर 3 पार्ट हैं, तो 17 तक हो जाए, है ना, क्योंकि 17 के अंदर 3 पार्ट, इसके अंदर 2 पार्ट हैं पहले ही, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर और रेडी हो जाएंगे और 14, 15 हम और करा देंगे यहाँ पर, है ना। तो हम नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे कि 17 तक पहुँच जाएँ, फिर 18, 19 के बाद सारे क्वेश्चन एक साथ करा करके क्वेश्चन नंबर 23 तक आपका ये 13.1 ख़त्म कर देंगे, है ना। क्योंकि उसके बाद हमको स्टार्ट करना है ये बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में बताना है, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 13.2 चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रायंगल पढ़ने में आप लोगों को मेरे ख्याल से मज़ा आएगा, और सिमिलैरिटी के बारे में जो कुछ भी है वो सारा हम आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर टेस्ट भी करवाएंगे लास्ट में। 13.2 के अंदर क्वेश्चन केवल 9 है, तो हम आराम से इसको पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या है, एरिया के ऊपर भी है इसके अंदर, तो 13.2 के बाद में मेरे ख्याल से इसके अंदर 13.3 भी है, 13.3 के बाद MCQs है, और फिर क्या है उसके बाद चैप्टर टेस्ट है, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज है टोटल इसके अंदर। 13.3 के अंदर हमें क्वेश्चन देखने हैं 20, तो ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। पहले गुड बाय, टेक केयर, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर किसके साथ में, क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है।